नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन के दौरान हम लगातार जो है पढ़ रहे हैं और इससे तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वो इससे तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आज का टॉपिक है अध्याय 4 विश्व का इतिहास और ये 4 अंक का है। औद्योगिक क्रांति के समय कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार एवं सुधार हुए? कृषि क्षेत्र में, उसके बाद वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार हुए, लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन हुए, परिवहन के क्षेत्र में नवीन आविष्कार हुए और संचार के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई उस समय इन क्षेत्रों में आविष्कार भी हुए और सुधार भी हुए। एक बार पुनः देख लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति के समय किन किन क्षेत्रों में आविष्कार और सुधार हुए। कृषि क्षेत्र में हुए, उसके बाद में वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार हुए, लोहा उद्योग में नई तकनीकी परिवर्तन आए, फिर परिवहन के क्षेत्र में भी नए आविष्कार हुए और संचार के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग हुए। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुआ? उसके 4 कारण आपको जैसे बताने हैं। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था और लोहे और कोयले की खानें हैं वो पास पास थी, तो ज्यादा यानी उनको जो है परिवहन नहीं करना पड़ता था। उपभोग के अनुरूप उत्पादन अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता थी, जितनी आवश्यकता है उतने उत्पादन करने के लिए उतने अर्धकुशल कारीगर भी उपलब्ध थे। पूंजी की उपलब्धता भी थी बराबर, कोई पूंजी की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में ही प्रारंभ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ये इन प्रकार की ये जो सुविधाएं वो उपलब्ध थी। विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था इंग्लैंड का, लोहे और कोयले की खानें हैं वो पास पास में थी, उपभोग के अनुरूप उपभोग जितना उपभोग हो रहा है उसके अनुरूप उत्पादन के लिए अर्धकुशल कारीगर की उपलब्धता पर्याप्त थी और पूंजी की उपलब्धता भी थी। तो इसलिए इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति है वो प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले किस क्षेत्र में सुधार हुआ? सबसे पहले कौन से क्षेत्र में सुधार हुआ जब औद्योगिक क्रांति हुई? तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। फिर बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल किसने बनाई? बीज बोने की मशीन यॉर्कशायर के जमींदार जथरो टल ने सीड ड्रिल जो है मशीन का नाम है वो बनाई। नेक्स्ट है फसल चक्र सिद्धांत किसने दिया? फसल चक्र सिद्धांत है वो टाउनशेंड ने दिया। नेक्स्ट मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ पशुपालन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ पशुपालन की शुरुआत की और इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अनाज के भूसे से अलग करने की मशीन किसने बनाई? अनाज अलग और भूसा अलग, तो ऐसी मशीन किसने बनाई? हिंटन ने ऐसी मशीन बनाई। फिर फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? साइरस के.एच. मैककॉर्मिक ने। तो इस प्रकार की ये कृषि से जुड़ी मशीनें और उनका आविष्कार हुआ सबसे पहले। फसल काटने वाली मशीन जो है यहाँ पर साइरस के.एच. मैककॉर्मिक ने बनाई। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के समय कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों पर प्रकाश डालिए। कृषि क्षेत्र में ऐसे क्या क्या सुधार हुए उनके बारे में औद्योगिक क्रांति में। तो यॉर्कशायर के जमींदार जथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। फिर टाउनशेंड ने फसल चक्र सिद्धांत दिया। रॉबर्ट बैकबेल ने मिश्रित कृषि के साथ पशुपालन की शुरुआत की। हिंटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई और साइरस के.एच. मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है फ्लाइंग शटल लूम की खोज कब व किसके द्वारा की गई? फ्लाइंग शटल लूम की खोज 1733 ईस्वी में जॉन के ने की। नेक्स्ट है
कटाई की मशीन स्पिनिंग जेनी किसके द्वारा बनाई गई? तो कटाई की मशीन है वो जेम्स हर्ग्रीव्स द्वारा 1715 ईस्वी में बनाई गई। मजबूत धागा बनाने वाली वाटर फ्रेम का आविष्कार कब व किसने किया? मजबूत धागा बनाने वाली वाटर फ्रेम का रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में किया। नेक्स्ट है शक्ति चालित करघे का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने 1727 में। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के समय हुए परिवर्तन। पहले अपन ने कृषि उद्योग में परिवर्तन क्या हुए वो देख लिया, अब वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के समय हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। इसका जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न जो आएगा 6 अंक का, आप उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। सॉरी, इसमें जो है 4 अंक का प्रश्न लघु उत्तरात्मक जो है आएगा। जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल लूम की खोज की। जेम्स हर्ग्रीव्स ने 1715 में कटाई की मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने मजबूत धागा बनाने वाली वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। एडमंड कार्टराइट ने 1787 में शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया। तो जॉन के जो है उसने 1733 में क्या फ्लाइंग शटल लूम की आविष्कार किया, और जेम्स हर्ग्रीव्स ने 1715 में कटाई मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने मजबूत धागा बनाने वाली वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, और एडमंड कार्टराइट ने 1787 में शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया। नेक्स्ट है दमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? दमन भट्टी का आविष्कार अब्राहम डर्बी ने 1709 ईस्वी में किया। डलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किसने किया? डलवे लोहे से पिटवे लोहे का द्वितीय डर्बी ने किया। फिर उसके बाद में पिघले लोहे में अशुद्धि को दूर करने वाली आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किसने किया? हेनरी कॉट ने। जो पिघले हुए लोहे में से अशुद्धि दूर करने वाली आलोडन नाम की भट्टी है और बेलन मिल का आविष्कार किया हेनरी कॉट ने। नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति के परिणामों को कितने भागों में बांट सकते हैं? अध्ययन की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति के परिणाम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणामों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है बेसेमर प्रक्रिया की खोज किसने की? हेनरी बेसेमर ने। बेसेमर प्रक्रिया किसे कहते हैं? बेसेमर प्रक्रिया की खोज हेनरी बेसेमर ने की, लेकिन बेसेमर प्रक्रिया क्या है? डलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि को बेसेमर प्रक्रिया कहते हैं, यानी डलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के दौरान लोहा उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन किस प्रकार हुए, बताइए। लोहा उद्योग में नए परिवर्तन। अब्राहम डर्बी ने 1709 में दमन पट्टी का आविष्कार किया। द्वितीय डर्बी ने डलवे लोहे से पिटवे लोहे का विकास किया, और हेनरी कॉट ने पिघले हुए लोहे में से अशुद्धि को दूर करने वाली आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया। डलवे लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि को बेसेमर प्रक्रिया कहते हैं, जिसकी खोज हेनरी बेसेमर ने की। अध्ययन की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति के परिणामों को निम्न भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम। एक बार पुनः देख लेते हैं। देखो, हमने कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग को देख लिया औद्योगिक क्रांति में। अब लोहा उद्योग, उसमें क्या नई तकनीकी परिवर्तन हुए? अब्राहम डर्बी ने 1709 में दमन भट्टी का आविष्कार किया, पहली बात ये ध्यान रखना है। फिर द्वितीय डर्बी ने डलवे लोहे से पिटवे लोहे का विकास किया। फिर उसके बाद में हेनरी कॉट ने पिघले लोहे में से अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जाए उसके लिए आलोडन भट्टी एवं बेलन मिल का आविष्कार किया। फिर उसके बाद में डलवे लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की जो विधि होती है उसको बेसेमर प्रक्रिया कहते हैं, और इसकी खोज किसने की? हेनरी बेसेमर ने। और अध्ययन की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति को अगर हम अध्ययन के हिसाब से देखें तो उसके परिणामों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम। नेक्स्ट है सड़क निर्माण प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सड़क निर्माण प्रणाली को मकाडम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है इंग्लैंड की पहली नहर का नाम क्या है? इंग्लैंड की पहली नहर वर्सली कैनाल। नेक्स्ट है वर्सली कैनाल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? 1761 में जेम्स ब्रिडली ने वर्सली कैनाल का निर्माण कराया। नेक्स्ट है नहरोन्माद काल किसे कहते हैं? इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी के मध्य अनेक नहरों का निर्माण कराया गया और इस काल को नहरोन्माद काल के नाम से जाना जाता है। यानी इंग्लैंड के अंदर 1788 से 1796 में कई सारी नहरों का निर्माण कराया और इस पूरे समय काल को नहरोन्माद काल कहते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? वह इसका निर्माण किसने करवाया? तो स्वेज नहर है, इसका निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद द लेस्पेथ द्वारा किया गया। यानी भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। उसका निर्माण है वो कब हुआ? 1869 में। किसने कराया? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद द लेस्पेथ द्वारा। नेक्स्ट है वाष्प चालित नौका का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया। प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन रॉकेट का जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार। प्रथम रेलगाड़ी कब व कौन से स्थानों के बीच में चली? मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में 1830 ईस्वी में। प्रथम रेलगाड़ी जो चली वो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में चली और 1830 में चली। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन के क्षेत्र में हुए आविष्कारों पर प्रकाश डालिए। अब हम परिवहन के क्षेत्र में कृषि देख लिया, वस्त्र देख लिया, लौह उद्योग देख लिया। परिवहन के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या आविष्कार हुए? सड़क निर्माण प्रणाली को मकाडम प्रणाली के नाम से जाना जाता है और जेम्स ब्रिडली द्वारा 1761 में इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल को बनाया गया। फिर इंग्लैंड में 1788 से 1796 के बीच में अनेक नहरों का निर्माण कराया, इसलिए इस काल को नहरोन्माद काल के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद द लेस्पेथ द्वारा 1869 में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच के 1830 में प्रथम रेलगाड़ी चली। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन क्षेत्र में भी ये बहुत सारे विकास हुए। एक बार पुनः अपन देख लेते हैं इन आविष्कारों को। सड़क निर्माण प्रणाली को मकाडम प्रणाली कहते हैं। ध्यान में रखें आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से। जेम्स ब्रिडली द्वारा 1761 में इंग्लैंड में पहली नहर उसने बनाई वर्सली कैनाल। इंग्लैंड में 1788 से 1796 के बीच में कई सारी नहरों का निर्माण कराया गया, इसलिए इस काल को नहरोन्माद काल के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद द लेस्पेथ ने 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण कराया और ये जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया और मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में 1830 में प्रथम रेलगाड़ी जो है चली। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख 4 बाधाएं बताइए। जर्मनी का एकीकरण जो था उसके अंदर 4 बाधाएं क्या थी? जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जर्मनी की जो समस्याएं थी उसमें ऑस्ट्रिया वो हस्तक्षेप करता था। जन सामान्य में जागृति का अभाव था और अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति। नेक्स्ट है जर्मन राज्यों में आर्थिक, प्रांतिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं। अब जर्मनी के एकीकरण होने में ये 4 प्रमुख बाधाएं थी। एक बार पुनः देख लेते हैं कि उसके एकीकरण में 4 बाधाएं कौन कौन सी थी। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का एक हस्तक्षेप,
जन सामान्य में जागृति का अभाव, अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति और जर्मन राज्यों में आर्थिक, पांथिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों के नाम बताइए। सहायक एकीकरण में सहायक तत्व कौन से थे? वो तो बाधक थे, अब सहायक तत्व कौन से थे? जोल्वरिन, दूसरा था बौद्धिक आंदोलन और तीसरा औद्योगिक विकास। ये जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे, जोल्वरिन, बौद्धिक आंदोलन और औद्योगिक विकास। जोल्वरिन सीमा शुल्क से क्या अभिप्राय है? सीमा शुल्क संधि प्रसा द्वारा 1818 ईस्वी में बवार्ज वर्ग सौंदर शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि को जोल्वरिन की गई। इसके तहत दोनों राज्यों के बीच चुंगी समाप्त कर दी गई तथा व्यापार है वो निर्बाध रूप से होने लगा। ये है जोल्वरिन यानी सीमा शुल्क संधि। प्रसा द्वारा 1818 ईस्वी में बवार्ज वर्ग सौंदर शासन नामक छोटे राज्यों से जो सीमा शुल्क संधि जोल्वरिन की गई, इसके तहत दोनों राज्यों के बीच में जो आपस में चुंगी है वो उसको समाप्त कर दिया और व्यापार है वो निर्बाध रूप से होने लगा। नेक्स्ट है जोल्वरिन ने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार सहायता की? जोल्वरिन ने, ये जो संधि हुई, जोल्वरिन संधि का नाम है, उसने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार सहायता की? इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव जो था उसको जर्मनी में कम कर दिया। जो प्रभाव था यानी उसको कम कर दिया जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों के नाम बताते हुए एकीकरण में जोल्वरिन की भूमिका बताइए। अब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सहायक तत्व कौन कौन से थे और जोल्वरिन की जो संधि हुई उसकी क्या भूमिका रही? तो जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व थे जोल्वरिन यानी संधि का नाम है, बौद्धिक आंदोलन और औद्योगिक विकास। ये तीनों तत्व हैं वो जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे। और जोल्वरिन की संधि की भूमिका क्या रही? प्रसा द्वारा 1818 ईस्वी में बवार्ज वर्ग सौंदर शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जोल्वरिन की गई और इसके तहत दोनों राज्यों के बीच चुंगी है वो समाप्त कर दी गई और व्यापार है वो निर्बाध रूप से होने लगा। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ? बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रसा के किस शासक ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम है, उसने प्रसा के किस शासक यानी विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के समय बिस्मार्क की नीति है वो क्या थी? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उस समय बिस्मार्क की नीति क्या थी? रक्त और लौह की नीति। प्रसा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए युद्ध मंत्री व सेनापति किसे बनाया गया? प्रसा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए युद्ध मंत्री बानरून को बनाया गया और सेनापति वान मोल्टेक को बनाया गया। दोस्तों वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर ले। मैं आप के लिए इतनी मेहनत करके कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता हूँ दिन में और वीडियो बनाता रहता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क का योगदान बताइए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टिकोण से प्रसा को शक्तिशाली बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता है। उसने कहा था कि हमारे समय में महान समस्याएं अदालतों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति के द्वारा ही हल की जा सकती हैं। अतः थोड़े समय में ही प्रसा ने एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण किया और अंत में रक्त और लौह की नीति द्वारा
डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। वापस देख लेते हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। बिस्मार्क की क्या मान्यता थी, वो क्या मानता था कि सैनिक दृष्टिकोण से प्रसा को शक्तिशाली बनाकर, प्रसा को सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण है वो पूरा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उसने कहा था कि हमारे समय की महान समस्याएं अदालतों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं, समस्याएं अदालत और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति के द्वारा ही हल हो सकती हैं। अतः थोड़े समय में ही प्रसा ने एक विशाल, बहुत बड़ी सुसज्जित सेना का निर्माण किया और अंत में रक्त और लौह की नीति द्वारा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित कर दिया और फिर जर्मनी का एकीकरण है वो इस प्रकार पूर्ण कर दिया। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रथम चरण में प्रसा के कौन से देश से युद्ध हुआ? डेनमार्क से। प्रथम चरण में प्रसा के डेनमार्क से युद्ध हुआ। प्रसा व डेनमार्क के मध्य युद्ध का कारण क्या था? प्रसा और डेनमार्क के बीच में जो युद्ध हुआ उसका कारण क्या था? स्लेस्विग व होल्स्टाइन नामक 2 जर्मन क्षेत्रों पर डेनमार्क का अधिकार था। अब स्लेस्विग और होल्स्टाइन नाम के 2 जर्मनी के क्षेत्र थे, उस पर डेनमार्क का अधिकार था, इसलिए प्रसा और डेनमार्क के मध्य है वो युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, डेनमार्क को के साथ युद्ध में प्रसा का साथ कौन से देशों ने दिया? डेनमार्क के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध में प्रसा का साथ है वो कौन से देश ने दिया? ऑस्ट्रिया ने। गेस्टाइन की संधि कब व किन के मध्य हुई? 14 अगस्त 1865 को प्रसा के शासक विलियम प्रथम व ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के बीच में। गेस्टाइन की संधि किसके बीच में हुई? प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम, और ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस जोसेफ, इन दोनों के बीच में संधि हुई 14 अगस्त 1865 को। नेक्स्ट है, गेस्टाइन की संधि की प्रमुख शर्तें बताइए। उसमें प्रमुख शर्तें क्या थी? इस संधि के तहत होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को और स्लेस्विग प्रसा को दिया गया। होल्स्टाइन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग किसको दे दिया? प्रसा को। होल्स्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जो है वो जर्मन की थी, इसी कारण जो है गेस्टाइन की संधि बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि गेस्टाइन की संधि है वो होल्स्टाइन के प्रश्न पर वह पहले से ही ऑस्ट्रिया से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? प्रथम चरण में डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन की संधि पर प्रकाश डालिए। तो जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण में प्रसा का डेनमार्क से युद्ध हुआ, फिर प्रसा व डेनमार्क के मध्य युद्ध का कारण स्लेस्विग और होल्स्टाइन नाम 2 जर्मन क्षेत्रों पर डेनमार्क का अधिकार था। डेनमार्क के साथ युद्ध में प्रसा का साथ ऑस्ट्रिया देश ने दिया, और 14 अगस्त 1865 को प्रसा के शासक विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य गेस्टाइन की संधि हुई। इस संधि के तहत होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को और स्लेस्विग प्रसा को दे दिया। होल्स्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, इसी कारण गेस्टाइन की संधि बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि गेस्टाइन की संधि होल्स्टाइन के प्रश्न पर वह पहले से ही ऑस्ट्रिया से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण में प्रसा का कौन से देश से युद्ध हुआ? दूसरे चरण में जर्मनी का जब एकीकरण हुआ उसके दूसरे चरण में प्रसा का युद्ध किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ में। प्रसा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सेडोवा-कोनिग्राज का युद्ध। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ दूसरा, उसको किस नाम से जाना जाता है? सेडोवा-कोनिग्राज का युद्ध।
नेक्स्ट है सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध कब हुआ? 3 जुलाई 1866 ईस्वी को, और इसमें ऑस्ट्रिया है वो पराजित हो गया। सेडोवा कोनिग्राज के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, जो युद्ध 3 जुलाई 1866 को हुआ। नेक्स्ट है सेडोवा के युद्ध के पश्चात प्रसा ऑस्ट्रिया के मध्य कौन सी संधि हुई? सेडोवा का जो युद्ध हुआ उसके बाद में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन सी संधि हुई? प्राग की संधि हुई। उस संधि को क्या कहते हैं? सेडोवा युद्ध में जो हुई संधि उसको प्राग की संधि, और 23 अगस्त 1866 को हुई। प्राग की संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? क्या शर्तें तय हुई उसमें? पहला, होल्स्टाइन डची प्रसा में शामिल हुई। होल्स्टाइन डची प्रसा में शामिल हुई। दूसरी शर्त, प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य युद्ध एवं प्राग की संधि की शर्तों पर प्रकाश डालिए। सेडोवा कोनिग्राज युद्ध का भी वर्णन करो। तो जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण में प्रसा का ऑस्ट्रिया देश के साथ युद्ध हुआ। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुए युद्ध को सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध के नाम से जानते हैं। और सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध 3 जुलाई 1866 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। सेडोवा के युद्ध के पश्चात प्रसा ऑस्ट्रिया के मध्य 23 अगस्त 1866 में प्राग की संधि हुई इन दोनों के बीच में। प्राग की संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। होल्स्टाइन डची प्रसा में शामिल हुई, और प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध एवं प्राग की संधि के बारे में यह है। जर्मनी के एकीकरण से दूसरे चरण में प्रसा का ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके दूसरे चरण में, कौन से चरण में? दूसरे चरण में प्रसा का ऑस्ट्रिया देश के साथ में युद्ध हुआ, और प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध को सेडोवा कोनिग्राज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध कब हुआ? 3 जुलाई 1866 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑस्ट्रिया। फिर सेडोवा के युद्ध के पश्चात प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के मध्य 23 अगस्त 1866 में प्राग की संधि हो गई। और प्राग की संधि में क्या तय किया गया? होल्स्टाइन डची प्रसा में शामिल हुई, और प्रसा के नेतृत्व में जो उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण के तीसरे व अंतिम चरण में प्रसा का युद्ध कौन से देश से हुआ? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ उसमें तीसरा और अंतिम चरण का युद्ध फ्रांस के साथ में हुआ। फ्रांस और प्रसा के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध कब हुआ? ये 2 सितंबर 1870 को प्रसा की जीत हुई। उसमें 2 सितंबर 1870 को जर्मनी के एकीकरण का तीसरा और अंतिम चरण का युद्ध। युद्ध समाप्ति के पश्चात दोनों देशों के मध्य कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 21 फरवरी 1871 को। उस संधि का नाम क्या था? फ्रैंकफर्ट। और कब हुई? 21 फरवरी 1871 को। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के विख्यात महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट के रूप में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। ये ध्यान रखना है आपको कि बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट के रूप में किसका राज्याभिषेक किया? विलियम प्रथम का। कब? 18 जनवरी 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि की शर्तें क्या थी? अब इसमें क्या क्या शर्तें थी? फ्रांस को मंज व स्ट्रमबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को क्या करना पड़ा? मंज व स्ट्रमबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन नाम के जो प्रदेश थे वो जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया गया। 20 करोड़ पाउंड की रकम फ्रांस को बाध्य किया गया युद्ध हर्जाने के रूप में देने के लिए। नेक्स्ट है फ्रैंको एशियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में
बताइए। जर्मनी के एकीकरण के तीसरे व अंतिम चरण में प्रशा का युद्ध फ्रांस के साथ हुआ। फ्रांस व प्रशा के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध 2 सितंबर 1870 को हुआ, जिसमें प्रशा की जीत हुई। फ्रांस व प्रशा में 21 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और फ्रैंकफर्ट की जो संधि है उसकी शर्तें इस प्रकार थी कि फ्रांस को मंज व स्टमबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जो हैं जर्मनी को देने पड़े, और फ्रांस को युद्ध हर जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में प्रमुख 4 बाधाएं कौन सी थी उसके बारे में बताना है। इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था और इटली में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इटली मूलतः 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जो एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। यानी इटली के एकीकरण में प्रमुख 4 बाधाएं कौन सी थी। इटली में एक तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था और पोप अपना राज्य जो है रोम, उस पर अपनी सत्ता जो है निरंतर बनाए रखना चाहता था और इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इटली मूलतः 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जो एकीकरण में प्रमुख बाधा थी, क्योंकि 3 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में सहायक संगठनों के नाम। पहला है कार्बानेरी, दूसरा यंग इटली। ये 2 संगठन थे जो एकीकरण में सहायक थे। कार्बानेरी की स्थापना कब और कहां हुई, इसका उद्देश्य क्या था। कार्बानेरी की स्थापना 1810 ईस्वी में और नेपल्स में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। नेक्स्ट है यंग इटली की स्थापना कब किसने की। 1831 ईस्वी में मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली का उद्देश्य क्या था। पहला था मैजिनी इटली के नवयुवकों में विश्वास करता था और उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। दूसरा है इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। ये यंग इटली का उद्देश्य था। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ। पिडमॉन्ट राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ, तो इटली का एकीकरण काबूर के नेतृत्व में हुआ। इटली के एकीकरण में सहायक 2 प्रमुख संगठनों का उल्लेख कीजिए। कार्बानेरी पहला संगठन, जिसकी स्थापना 1810 में ईस्वी में नेपल्स नामक स्थान पर हुई। इसका उद्देश्य था कार्बानेरी का विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। दूसरा जो संगठन था वो यंग इटली, उसकी स्थापना मैजिनी ने 1831 ईस्वी में की। इसका उद्देश्य था मैजिनी इटली के नवयुवकों में विश्वास करता था और उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। दूसरा उद्देश्य इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन था कार्बानेरी
संगठन। इसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई नेपल्स नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य था इटली से विदेशियों को बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। दूसरा संगठन था इटली के एकीकरण में सहायक, यंग इटली। स्थापना मैजिनी ने की 1831 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य था कि मैजिनी में जो इटली के नवयुवक हैं उनमें वो विश्वास करता था मैजिनी, और उसका कहना था कि यदि समाज में अगर कोई क्रांति लानी है तो नेतृत्व है वो नवयुवकों के हाथों में दे दो। और दूसरा था इटली में एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता और समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। इस प्रकार ये था कक्षा 10वीं का अध्याय 3 विश्व का इतिहास। दोस्तों, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर भी इन वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसकी तैयारी कर सकें और उसमें इस लॉकडाउन के दौरान आप भी इस अच्छे कार्य में मेरे भागी बने। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को सीधे आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक मिल जाए। आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े कि मुझे कोई और लिंक भेजेगा और तब मैं इस वीडियो को खोल के देखूंगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब कर दो तो आपको वो वीडियो है वो जल्दी मिल जाएगा। उसके साथ बेल आइकन दबा दें, और बेल आइकन दबाने पर लिखा हुआ आता है ऑल नोटिफिकेशन, तो वहां पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कि नया वीडियो कोई आया है। तो आप लोग मेरे हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप लोगों को इस प्रकार आसानी से मिल सकती है। आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो है मेरे ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में शो हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। इसमें लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है या आपके जेब में कहीं कोई पैसे पड़े हैं वो वहां से कट करके मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल आप लोगों की सहायतार्थ ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी उत्साह मिलेगा। मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मेरा मन है वो और भी प्रबल होगा इस काम को करने के लिए कि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने चाहिए और आप लोगों को पहुंचाने चाहिए। इस कोरोना महामारी से लड़ने के दौरान आप लोग मास्क का उपयोग करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।